नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी शख्सियत प्रोग्राम में एक बार फिर आपके हुजूर हाज़िर है। एक बहुत प्यारी सी शख्सियत के साथ हम चाहते हैं कि उनका तारुफ़ इस अंदाज़ से कराएं कि आज की इस एपिसोड यानी शख्सियत के मेहमान हैं फैज़ आबदी, सैयद फैज़ आबदी। ये इस बच्चे के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि मेरी नज़रों के सामने ये इस दुनिया में आते हैं और अपनी तालीमी सफ़र और अपना तेज़ी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हासिल करते हुए एक इंजीनियरिंग का सफ़र तय करते हुए न सिर्फ अपने वतन भारत में बल्कि इससे और तरक्की के मनाजिल हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर भी जाते हैं और एजुकेशन का सिलसिला जारी रखते हैं और वहाँ जाकर फिर आला तालीम हासिल करके बहुत प्यारी सी शख्सियत के तौर पर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ फैज़ आबदी के बारे में, लेकिन चाहता हूँ कि आज उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और मैं कम कहूँ उनसे ज़्यादा सुना जाए। फैज़ आबदी, आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं अपने इस एपिसोड शख्सियत में। शुक्रिया, आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, बुनियादी सवाल मेरा यही रहता है, आप जानते ही हैं कि मैं जिस शख्सियत के हुजूर भी हाज़िरी देता हूँ उनसे पहली मेरी ख्वाहिश रहती है कि पहला सवाल ये रहता है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये गुफ्तगू है, लेकिन गुफ्तगू में भी आदमी ये चाहता है कि जिससे गुफ्तगू कर रहा है उससे सबसे पहले ये पूछे कि आदमी होश संभालता है तो सबसे पहले उसके वालिदैन ये चाहते हैं कि इसको हम तालीम अच्छी दें और किसी तरह से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं या कहाँ जो भी सिलसिला होता है, यानी तालीम बुनियादी वो रहता है। तो मैं यही चाहूँगा फैज़ मियां कि आपसे भी सवाल मेरा यही रहेगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ रही, कैसी रही और उस बारे में ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। मैंने अपनी नर्सरी जामिया से शुरू करी थी और उसके बाद मैं कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा। वहाँ पे मैं 11 साल पढ़ा, फर्स्ट से लेके प्रेप से लेके 10 तक। मेरे स्कूल काफ़ी मैंने उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक़ था, मुझे बैडमिंटन का शौक़ था, तो पढ़ाई भी करी काफ़ी और उसके साथ ये सब चीज़ें भी करी। इसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने 11-12 फिर जामिया में शिफ्ट हो गया। उसके बाद वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग बीटेक मैंने जामिया से करा। 12th के बाद मैं चाहता था कि मैं IIT निकालूं, तो इस वजह से मैंने 1 साल ऑल द वे जामिया में हो गया था इंजीनियरिंग में, बट मैंने सोचा कि मैं और कोशिश करूं। मैंने कोशिश करने के लिए मैं 1 साल ड्रॉप करके कोटा गया। वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करी बट IIT नहीं निकल पाया। अपनी जगह आपने बिल्कुल, और मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है बिकॉज बाद में ये चीज़ समझ में आती है। मैं इसके बारे में और बात करना चाहूँगा इस स्पेसिफिक टॉपिक पे। ज़रूर। उसके बाद मैंने फिर जामिया से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। वहाँ पे 4th ईयर में जॉब्स की बहुत कंपनीज़ आती हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे जो कंपनीज़ में हुआ एडमिशन प्लेसमेंट, बट मुझे समझ में इतना नहीं आया। तो मैंने बाहर बहुत कोशिश करी और कंपनीज़ में ख़ुद से, जो कंपनीज़ नहीं भी आई थी कॉलेज में। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत लोगों को रीच आउट किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। फाइनली मेरी एक कंपनी थी जो कि बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें मेरा जॉब लगी। और मुझे लगता है कि जो मैंने अगर वो नहीं कोशिश करी होती, सिर्फ उन कंपनी जो जामिया आ रही थी उन्हीं में मैंने एडमिशन ले लिया होता, मेरी जो स्किल सेट है वो उतना नहीं बढ़ा होता। ये बहुत उम्दा पॉइंट आपने यहाँ तो आपने सिलसिला रहा कि हम बेहतर से बेहतर इसमें राइट की जाए। आई थिंक एक चीज़ होती है कि आप कंपनीज़ के पास जा रहे हैं बिकॉज कोई कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देती है, वो एक चीज़ है, बट एक चीज़ तवाज़ुन में रखनी चाहिए कि आपके पास कंपनीज़ आपको कोई कंपनी ज़्यादा पैसे देके कम स्किल्स दे पा रही है, कोई कंपनी आपको मे बी थोड़ा कम पैसे देके स्किल्स में आपकी ग्रोथ बहुत है वहाँ पे। तो आई थिंक एक वो बैलेंस रख के चलना चाहिए, स्पेशली आपकी जो पहली जॉब होती है, बिकॉज पहली जॉब आपकी लास्ट जॉब नहीं होगी, पहली जॉब से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आई थिंक कंपनी से ज़्यादा जो लोगों के साथ काम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उस आप 21 साल के होते हैं जब पहली जॉब जो लगती है, तो आप भी डेवलप हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसे मेंटर्स मिल जाएं जो कि आपको भी सिखाएं और आप
उसके साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन एक वो एक अगेन वो बैलेंस है आपका कि आप सीख रहे हैं बहुत लोगों से, और फिर एक जो होता है कि पहली जॉब लगेगी, पैसा कमाएंगे, मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे या अपने लिए भी कुछ करेंगे, वो भी अपनी जगह है। लेकिन अगेन वो कुरान में बहुत आता है तवाज़ुन का, तो मुझे हमेशा से पापा मम्मी की तरफ से भी था कि बैलेंस रख के चलो। क्या बात है, देखें कितनी प्यारी बात फैज़ ने कही इस वक्त कि तवाज़ुन रखना, और देखें बैलेंस करना। आदमी अमूमन डिसबैलेंस ही हो जाता है, हमने अमूमन देखा है लोगों को। और देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने फैज़ ने कही कि कोशिश ही करता है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि अब हमने फाइनल ईयर कर लिया, हम यही कंपनी आ गई लेने, तो हम कहाँ फिर इधर उधर जाएंगे। वो बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त हमें ये सोच लेना कि हमें यहाँ पर कंपनियाँ लेने आ रही हैं, हमारे आगे जॉब दे रही हैं, रख रही हैं, जॉब की एक थाल सामने सजा कर दे दिया कि हम आपका पैकेज ये है और आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। लेकिन उस वक्त ये सोचना आपने बड़ा अच्छा है बात, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और आपने तमाम चीज़ों पर देखा, नज़र डाली है, तो आपने तय करा कि नहीं, हमें ऐसे नहीं है कि ये कंपनियां जो आ गई हैं तो अपने मतलब से आ ही रही हैं, या इन्हें अंदाज़ा है कि यहाँ से हमें क्या हासिल कर लेना है, बल्कि ये जो हासिल करना चाहती हैं हमें उसे ही नहीं देखना, हमें क्या हासिल करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और ये हमारे जो नाजरीन, जो नौजवान बच्चे देख रहे हैं ख़ास तौर से, उनके लिए बड़ा मानी रखती है ये बात कि हमें ये तय करना है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें क्या हासिल करना है। हमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता है सब कुछ, एक्सपीरियंस, आपने क्या हासिल किया, आप कहाँ किस कंपनी में आपको मौका मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। और यही शायद जज्बा था कि आपने उस सिलसिले सफ़र को आगे बढ़ाया। देखें बहुत एक छोटी सी बात ये बताता चलूँ फैज़ मियाँ के ख़ास तौर से इस हवाले से कि इन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम जहाँ हासिल की, और आपके फादर क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब थी, तो वो वहाँ रहते थे जामिया नगर में। तो जामिया नगर का माहौल हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सोच लें कि कहीं बिल्कुल, आज तो आपके फादर नोएडा में एक बहुत ही मतलब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बिल्कुल पॉश एरिया, जैसे वेरी पॉश एरिया कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी कुछ हासिल करना चाहता है तो किसी माहौल में भी रह ले, वो कोशिश करे खुद, तो वो हासिल कर सकता है। आप उस माहौल में रहे, लेकिन आपने अच्छे स्कूलों में भी तालीम हासिल की, और उस माहौल में अपने आप को, अपना सर्किल कहाँ रखना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, वो बैलेंस आपने शुरू से बनाए रखा कि हमें अपना, कि हमें पढ़ाई कितनी करनी है, स्पोर्ट्स में कितना टाइम देना है, और आखिर हमारी मंजिल कहाँ हासिल करनी है। बहुत उम्दा आपने जामिया से बीटेक की कंप्यूटर साइंस मैंने आपने तय, क्या खूबसूरत, यानी कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर साइंस में तो तरक्की ही तरक्की है। अगर कुछ करना चाहे आदमी और इस लाइन में चला गया तो फिर तो मैं समझता हूँ आप यही कहेंगे कि भाई इसकी तो कोई हद ही नहीं है। बिल्कुल लामहदूद, इसमें तो फिर तरक्की ही। और यही आपने करके भी दिखाया कि आपने यहाँ से उसी दौरान अमेरिका तक का सफ़र, यूएसए गए आप, और वहाँ अच्छा आपने जब यूएसए में भी कुछ तालीम हासिल की इसी हवाले से कुछ, तो बीटेक के बाद मैंने बीटेक के बाद 2 साल जॉब करी। उसी दौरान मैंने एक अपनी ख़ुद की कंपनी भी कोशिश करी स्टार्ट करने की, उस पर भी मैंने काम किया। उसके बाद 2 साल मैंने जॉब करने के बाद और अपनी कोशिश करी कंपनी, कुछ और अपना काम करने के बाद मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं कुछ और पढ़ाई करूं। और अगर मैं सच बोलूं तो एक पढ़ाई करने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस का भी एक पॉइंट था कि सिर्फ बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखूं, और मुझे ख़ुद को एक क्यूरियोसिटी थी कि बाहर क्या है। एक पापा मेरे वालिद बहुत वो जिक्र करते हैं कुएं के मेंढक वाली चीज़, तो वो नहीं रहना चाहिए, वो को निकलना चाहिए। तो आप शहर के बाहर निकलिए, वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे केस में मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, और उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी थी वर्जीनिया टेक। तो वो अमेरिका में एक शहर है ब्लैक्सबर्ग करके। तो उस टाइम पे बिकॉज अमेरिका जाना महंगा है काफ़ी, तो उस टाइम पे मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया बहुत। और वो उसमें ऐसे लोन लेना है, और बाद में लोन का ये भी होता है, रिस्क होता है कि आपको जॉब मिलेगी, फिर आप उसको पे ऑफ करेंगे, तो लेकिन कॉन्फिडेंस करेक्ट तो आपको लेकिन एक अपनी स्किल सेट में भी कुछ कॉन्फिडेंस होता है, और एक कुछ आपको इनकरेजमेंट भी अच्छा मिलता है अच्छे लोगों से। मेरे केस में जैसे मेरे वालिदैन ने मुझे इनकरेज किया, तो मैं फिर वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी कंप्यूटर साइंस में। मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि
ऐसे बहुत सारे मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो कि जाना चाहते थे अमेरिका, नहीं जा पाए। अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं अच्छे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, लेकिन उनको सही इनकरेजमेंट नहीं मिला, सही लाइन नहीं दिखाई गई, और इस वजह से वो नहीं जा पाए। मुझे लगता है कि कोई भी अमरोहा में हो या बाहर हो बच्चा, वो जा सकता है। और जो कि लोन वाली चीज़ आती है, ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ऐसे बैंक्स हैं जो आपको लोन देंगे, एज लॉन्ग एज आपके पास एक अंग्रेज़ी कहावत है, फायर इन द बेली, आपके पास है कि मुझे करना है, तो आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो। ऐसे इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं, बट अगर आपको है कि नहीं मुझे देखना है बाहर क्या है, भले ही मैं वापस आ जाऊँ बाद में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ ये सोच के कि बाहर जाना महंगा है, इससे इतना हताश नहीं हो जाना चाहिए। बिकॉज मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कई सौ बच्चों को जो कि बिल्कुल ही इकोनॉमिक अनस्टेबल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके फिर जॉब करी, फिर इतना पैसा भी कमाया कि वो उसका लोन भी चुकता कर दें, फिर वो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको बाहर जाने का है तो इस चीज़ पे ये ना सोचिए कि मैं कहाँ से लोन लाऊंगा। लोन की कंपनीज़ हैं और वो आप बच्चों को देती हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि बच्चे की स्किल सेट कैसी है, बच्चे का खुद का ओवरऑल रेज्यूमे कैसा है और बच्चा कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ख़ास तौर से ये हमारे जो नौजवान देख रहे हैं उनके लिए बड़ी गाइडलाइन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अमेरिका गए हुए मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, 9 साल का पीरियड बहुत होता है। यकीनन 9 साल पहले आपकी ख्वाहिश ये होना कि मुझे USA जाना चाहिए और अपने और मास्टर डिग्री वहाँ से लूँ और फिर उसमें तरक्की करूँ। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में भी इतनी कंपनीज और इतनी नेशनल हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी सोचे कि मुझे बाहर जाना ही ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वापस आ गए, बिकॉज उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और आपके दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग ग्रोइंग मार्केट। तो वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आके ऑफिस खोलती हैं और यहाँ का जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा है। तो आपके पास इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इसलिए यहाँ रहकर भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपका अगर दिलचस्पी है बाहर सिर्फ देखना है मुझे, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बट अगेन वही है कि आपको होना चाहिए उतना पैशन कि मुझे कुछ चीज़ करनी है, तो उसके लिए बहरहाल हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात कही फैज़ ने कि अगर ये नहीं सोचे कि आदमी के भाई मेरे हालात नहीं है, मैं कैसे इतने एक्सपेंसेस उठा सकता हूँ, तो उसके लिए एक रास्ता है। उसके लिए अगर कुछ करने की तमन्ना है ही और ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाकर ही करूँ, तो उसके लिए भी वो लोन वगैरह के रास्ते हैं। अगर और फिर वो लोग भी ये देखते हैं कि ये बच्चा कितना कुछ करने लायक है, वो उसके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो इसलिए इन्वेस्ट करते भी हैं। तो कुछ करना चाहें तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आपने 9 साल का पीरियड जो गुजारा है, शुरू में तो यकीनन ये भी दुश्वारियाँ नहीं होंगी कि अपने पेरेंट्स से दूर हैं, जाहिर सी बात है, वालिदैन यहाँ हैं, भाई भी यहाँ हैं, तो हम अकेले वहाँ हैं। तो वो अकेलापन जो परदेश, यानी इतना अमेरिका कहाँ और हिंदुस्तान कहाँ, इतना बड़ा डिस्टेंस, तो यकीनन जल्दी तो आ ही नहीं सकते थे। तो वो क्या कुछ सताता था या उसमें कुछ आपको कहीं से कुछ हेल्प मिलती थी कि नहीं जिया जा सकता है? आई थिंक कोई भी चीज़ वालिदैन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, फैमिली को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। तो वो सोचना कि मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब जब आप वहाँ पे हैं तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो अगर आपको वहाँ पे अच्छे लोग मिलें, आप कोशिश करें ऐसे लोगों से मिलने की, ऐसे दोस्त बनाने की, ऐसी नॉन बायोलॉजिकल फैमिली बनाने की कि खून का रिश्ता नहीं है लेकिन उतना ही रिश्ता है जितना कि आपके खूनी रिश्ते होते हैं। उसमें वक्त लगता है, लेकिन आप अगर कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, और आपको एक आर्मी ऑफ फ्रेंड्स नहीं चाहिए, आपको 2-3 लोग चाहिए मैक्सिमम, जो कि आपके साथ हों, आपकी सोच के भी हों और आप उनके संग ग्रो कर पाएँ, राइट। तो वहाँ पे गया था, स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि अजीब सा कि इतना नया शहर, इतनी नई चीज़ें, कल्चर नया, लेकिन अगर एक सही इंटेग्रिटी होती है अपने अंदर तो आप
गलत राह पे नहीं जाते हैं, एक सही राह पे चलते हैं, भले ही आपके सर पे कोई नहीं है पूछने वाला देखने वाला कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आई थिंक वो खुद का एक इतना कैरेक्टर होना चाहिए और जो बिल्ड हो जाता है कि आपको पता है वो क्या करना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा कि सिर्फ पढ़ाई करी है। मैंने वहाँ पे बहुत घूमा भी, बहुत अच्छे इवेंट्स में गए, लोगों से मिले और ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करी, बिकॉज़ वो प्राइमरी मकसद था। लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन सकते हैं। आपका अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको एफिशिएंसी चाहिए कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन 2 घंटे में जो आप पढ़ पा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो बनिस्बत कोई 5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन वो उतना ही पढ़ पा रहे थे, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो आई थिंक वो अगेन वो तवाज़ुन रखना चाहिए कि आप इतना भी नहीं है कि बस पढ़ाई करे जा रहे हैं और इतना भी नहीं है कि सिर्फ खेल कूद करे जा रहे हैं, एक वो बैलेंस रख के चलते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है और जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, उसे बैलेंस करके आदमी जी सकता है। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी ने इतना करीब कर दिया है कि कितने भी दूर हों लेकिन हम मोबाइल पे चाहे वीडियो कॉल लगाएं तो सामने वालिद भी हैं, वालदा भी हैं, या जो भी अजीज़ हैं जिससे भी बात करना चाहें कर सकते हैं। तो ये दूरियां और करीब भी आई हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन फैज़ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि चंद लोगों का सर्किल जो होता है अपने प्रदेश में जा रहे हैं तो वो अगर अपने मिजाज का और अपना एक अच्छा है तो वो रहना चाहिए। तो उससे वो कमी भी पूरी तो वो तो नहीं हो सकती पूरी तरह, वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, लेकिन उसमें रहकर थोड़ा सारा दिल लगाया जा सकता है और जिया जा सकता है। बहुत ये बात मैंने इसीलिए पूछी क्योंकि इतने दूर प्रदेश में रहना, ज़िंदगी गुजारना जाहिर सी बात है मुश्किल होता है, टफ होता है कि हमारे नाज़ीज़ हैं इतने यहाँ पर और यहाँ अजनबियों में रहना है। लेकिन अजनबियों में वो अजनबियत को दूर कर देना, अपने बना लेना, ये बड़ा काम होता है। वहाँ पर अपने लोगों को बना लेना और अपनों को ढूंढ लेना और अपना देखें बुनियादी तौर पे सब बनी आदम यानी सब आदम और हवा की औलाद हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई अलग से जो ये अलग बात है कि वो उसको अमेरिका में पैदा किया किसी को हिंदुस्तान में, किसी को किसी मुल्क में, लेकिन बुनियादी तौर पे इंसान है। और अगर उसको बुनियादी तौर पे इंसानियत के नाते उसके करीब आया जाए तो सब मैच करती हैं और वो आपने मेरे ख्याल से महसूस किया होगा। अच्छा, वहाँ पर क्या ये जो लोग दूसरे मुल्कों के आते हैं उनके साथ जो वहाँ के लोग हैं, नेशनल लोग हैं, वो क्या कुछ अलग अंदाज से पेश आते हैं या कुछ उसका थोड़ा सा अपने तासुरात बताइए थोड़ा सा। आई थिंक अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और आपको वहाँ पे भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कि थोड़ा आपके रेस हो या कलर हो या सेक्सिज्म हो। आपको ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपको अच्छे मिलेंगे। आप को थोड़ा सा एक कल्चरल डिफरेंस होता है तो कुछ चीज़ें हमें बुरी लग जाती हैं, लेकिन कुछ लोग वो बात कर रहे हैं नॉट बिकॉज कि वो आपको ऑफेंड करना चाह रहे हैं, बट वो उनका कल्चर ही वैसा है। तो आई थिंक ये हमें भी थोड़ा अपने ऊपर भी रख के सोचना चाहिए कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम एक परदेश कंट्री में जा रहे हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो हम उनके कल्चर की रिस्पेक्ट भी करें, एट द सेम टाइम अपने कल्चर को भूल ना जाएं। और वो इतना मुश्किल नहीं है। आप उनके कल्चर में बिल्कुल खो के अपना भूल जाएं सब कुछ कि मैं कहाँ से, रूट्स कहाँ है मेरी, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अगेन वो बैलेंस है कि आप उनसे सीख भी रहे हैं और उनको कुछ अपना भी सिखा रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ दोस्त थे, उनको बहुत इंक्विजिटिविटी थी कि आप मुझसे सीखें, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे चीज़ें करने का तरीका डिफरेंट है उनसे। तो अगेन वो अच्छे बुरे लोग आपको इंडिया में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप किन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग आपको अच्छे लोग मिले और आपके साथ अच्छी तरह से पेश आए। बिल्कुल। और वो आपको कोई दुश्वारी उसकी नहीं हुई कि अगर परदेश में हैं तो कहीं ऐसा लगे कि हमसे बहुत ये लोग तंग आए हुए हैं या हमसे पसंद नहीं कर रहे हैं हमें। लेकिन अगर अच्छा इंसान हो तो मैं समझता हूँ कि वो अपना मकाम किसी के दिल में भी जगह बना सकता है वो इंसान। ये मैं आपकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा लगाया कि आप यही कहना चाहते हैं कि आदमी खुद अच्छा होना चाहिए और वो कोशिश करे, जब देखेगा सामने वाला ये मुझसे मोहब्बत कर रहा है तो यार वो खुद ब खुद एक बात मोहब्बत करने ही लगेगा। और ये बात हर जगह देखने को मिलती है। ये बहरहाल आपने बड़ा अच्छी बातें शेयर की। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ गए, आपने मास्टर की डिग्री हासिल की, उसके साथ साथ कुछ टाइम जॉब की, तो
फिर क्या ये प्लान था कि मुझे, आपने जिक्र किया कि मैं चाहता था अपनी कंपनी भी स्टेबल करना, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनी ऐसी मिल जाए तो शायद उसी में अपनी ये तालीमी जो अपने से सफ़र तय किया है उसका हम असर दिखाएं या अपना उसमें हमें मौका मिले काम करने का। तो मुझे ये आपने जो फेसबुक, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त मैं समझता हूँ शायद ही कोई शख्स हो जो फेसबुक से अलग हो, और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ऐसे लोगों को भी एक दूसरे का दोस्त बना दिया जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कहीं कभी देखेंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ शख्स उसका दोस्त है हिंदुस्तान के किसी शख्स का। तो ये फेसबुक है एक प्लेटफॉर्म जिसने लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। आपको उस कंपनी में जाने का मौका कब मिला और आपने ये ज्वाइन कब किया, और आपको वहाँ के ज़रा सा हमें जो अपने जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। मैंने अपना मास्टर्स करने के बाद मुझे एक जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी, वो इस कंपनी का नाम था नेट ऐप। मैंने वहाँ पे जॉब करी कुछ साल। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ज्वाइन करूं। ये अब मुझे काफ़ी साल हो गए जॉब करते हुए फेसबुक में ही। मैं पहले वर्जीनिया में था, फिर जॉब के लिए नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ। अभी मैं सियाटल में रहता हूँ। आई थिंक वहाँ पे काम मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, आपको सीखने का मौका उन्हीं लोगों से मिलता है जिनको ज़्यादा आता है आपसे, राइट। और तो आप ऐसे ही लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहेंगे कि ओके, इस इंसान को मुझसे ज़्यादा आता है तो मैं इसे सीख पाऊँ। बहुत ही। और एक कहावत है कि आप अगर एक कमरे में हैं और आप सबसे कोट अनकोट सबसे स्मार्ट इंसान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। तो आपको ऐसे कमरे में होना ही नहीं चाहिए। क्या बात। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी एक कहते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज हैं। तो आप जिन दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, जिन कॉलीग्स के साथ घूम रहे हैं, जैसे मैं फेसबुक में हूँ तो बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, जो मुझसे बहुत सीनियर थे। और ये एक लेन देन चलती है। अब जैसे कोई और अब ज्वाइन करता है तो अब मैं उसको वही सिखा रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे सिखाया था। तो एक पास ऑन होती रहती है ऐसे इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात। अब वही इंसान आज से 10 साल बाद वो किसी और को सिखाएंगे जो मैंने उनको सिखाया। तो ये एक चेन चलती रहती है। बट आपको ऐसे वही अच्छे लोग विद इन कंपनी भी ढूंढने पड़ते हैं। आपको खुद एक एफर्ट डालना पड़ता है। बेशक। और मैं फेसबुक अच्छी कंपनी है ज्वाइन करने के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। मैं तो समझता हूँ फैज़ में ये फेसबुक जो जहाँ आपका ऑफिस होगा या जो पूरा कंपाउंड, मेरे ख्याल में वो तो पूरी एक अलग दुनिया होगी। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सिटी सा होगा। जी हाँ, क्योंकि करेक्ट। वहाँ पे जैसे इनका जो हेड ऑफिस है वो मेनलो पार्क में है। तो वहाँ पे आपकी एक मिनी सिटी है। उसके अंदर आपको अब सब कुछ है, लाइक डे केयर है, आपके ऑफिसेज हैं, खाने पीने का है, इनफैक्ट टेम्पररी अकोमोडेशन है आपके। तो वो बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। बिल्कुल अंदाज़ा है मुझे। वो यही चाह रहा था आपसे पता करूं, क्योंकि भाई फेसबुक की दुनिया यकीनन जब वो पूरी दुनिया पर हावी है तो यकीनन जो उसका जो ये ऑफिस और जो आपने बताया कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद में तो उसके इंजीनियर्स वगैरह उसमें होंगे, और जो मुसलसल लोगों के काम आ ही रहे हैं जब पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आई थिंक इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपना काम करिए, या फेसबुक में होइए, आप कुछ और करिए, इकोनॉमिक्स में करिए, बायोलॉजी में करिए, जो भी करिए। आई थिंक जो एक अच्छी मुझे पर्सनल लगता है कि सक्सेसफुल लोगों में मैं देखा ट्रेट है, वो एक ह्यूमिलिटी की है। कि आप कुछ भी करिए लेकिन आप अपने रूट से जुड़े रहिए, आप हम्बल रहिए। और आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, बिकॉज आप ऊपर पहुंच के एरोगेंट बन जाएंगे तो वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा जो आपको करना चाहिए उसके मुकाबले। सो वो अपना इतना सर पे नहीं चढ़ा लेना चाहिए कि आपने अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी हासिल कर लिया है, बिकॉज वो है टेम्पररी अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो। तो एनीवे मैं बस ये कहना चाह रहा था कि आप अच्छी जॉब करिए, अच्छे पैसे कमाइए, बट आई थिंक वो ह्यूमिलिटी को सबसे
इम्पोर्टेंस दे के उसको मेंटेन रखिए, बिकॉज वो बहुत बहुत आगे तक लेके जाता है आपको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ वैद साहब आपसे, ज़रा हमारे छोटे बच्चे जो ख़ास तौर से देख रहे हैं उन्हें ये बताएं कि अब उनका किसी का लाइन मिलती है इसमें बीटेक में भी, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या सीएस है या आईटी, तो इसमें यानी वही मेरे ख्याल से पहले साल तो मेरे ख्याल में सभी लोग या तो क्या बच्चा क्या सोच कर उस लाइन में यानी उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर शौक़ है और उसका अगर सीएस में हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ले लेना चाहिए या सीएस में अगर मिल रहा है उसे चांस तो उसमें चला जाए? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रूर। मैं इसको बताने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक अगर मैं सोचता हूँ कि अगर वापस जा पाऊँ तो मैं शायद कंप्यूटर साइंस नहीं करता। अच्छा। मैं इकोनॉमिक्स करता, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन ये चीज़ मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई। आई थिंक उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके कल्चरल रीजंस हैं, उसके सोसाइटल रीजंस हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में, बट उसमें भी इंटरेस्ट था, मुझे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था। एक परसेप्शन बन गया है कि आप इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर करें तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आई थिंक ये अब इंडिया में ऐसा नहीं है। अब नहीं है ऐसा जी। तो आपके और भी फील्ड्स हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हैं बिकॉज आपका इंटरेस्ट है तो आई थिंक आप बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस कर लेंगे ज़बरदस्ती के लिए, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, आप थोड़ा बहुत कर लेंगे लेकिन आप उतना आगे नहीं जा पाएंगे बिकॉज आपको इससे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट है मेन चीज़ बुनियाद। अगर आपको इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप लीजिए उसको, भले ही आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, बिकॉज जो इंटरेस्ट के साथ आप जिस आगे तक जा पाएंगे, अभी शायद समझ में ना आए ये बात, बट लाइक 10 साल के ऊपर एक स्टैगनेंट हो जाएंगे आप। अगर आपने ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले ली है, भले ही आपको पहली जॉब शायद ज़्यादा अच्छी मिल जाए, लेकिन 10 साल वाला जो आपका गोल होगा वो आप सिविल इंजीनियरिंग करके ज़्यादा कर पाएंगे जिसमें इंटरेस्ट है, बिकॉज आप उसमें जो कर रहे होंगे वो अपने आप आएगा, वो बोझ नहीं लगेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें। और मैं अगर उसको मटेरियल सेंस में भी बोलूँ तो आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, साइड इफेक्ट होगा कि आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जिसमें आप एक्चुअल में एक्सेल कर पाएं। तो कोई भी ऐसी चीज़ लीजिए जो आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट हो एंड उसमें आप बहुत आगे जा पाएंगे कंपेयर टू कोई ज़बरदस्ती को उसको धकेल दिया गया है कि आप यही करिए बिकॉज सब लोग यही कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, देखें कितनी उम्दा बात फैज़ ने कही है, और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर बच्चों को सोच लेना चाहिए शुरू में ही, और वही काम आना है कि अगर इंटरेस्ट है किसी लाइन में तो उसी लाइन में अगर जाएंगे तो आप जब वो काम करेंगे तो आपको थकान का एहसास भी नहीं होगा, है ना, और उसी में फिर जितना काम करेंगे उसका फिर रिटर्न आपको हासिल होना है। फिर बड़ा उम्दा गुफ्तगू, और ये बड़ी अहम गुफ्तगू है क्योंकि ये बड़े तजुर्बात हैं फैज़ के, और ये न सिर्फ अपने मुल्क अपने देश में रहकर बल्कि विदेश जाकर भी आपने जो आपके तजुर्बे हैं वो आपने शेयर किए हमारे ख़ास तौर से नौजवानों से। यही मैं चाहता भी था इस शख्सियत प्रोग्राम में, हमने ख़ुसूसी तौर से इसलिए ये ख्वाहिश जाहिर की कि फैज़ आए हुए हैं अमेरिका से, तो क्यों ना हम इनसे कुछ टाइम लें, और इन्होंने टाइम दिया अपना, हम शुक्रिया अदा करते हैं इस बात का भी। और यही चाहते थे कि हम इस हवाले से गुफ्तगू करें अपने खुद बच्चों से भी, ख़ास तौर से ये चाहेंगे कि इस गुफ्तगू से वो अपना माइंड बनाएं। देखें, सबसे बुनियादी बात जो कही है फैज़ ने, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ शुरुआत में ही, कि तवाज़ुन सबसे मेन चीज़ है, बैलेंस करके चलना। देखें, अगर आदमी बैलेंस करके चलेगा ज़िंदगी को तो वही तरक्की हासिल कर सकता है। ये ना हो कि बस एक तरफ चले गए, टूटे पड़े हैं, और जैसा चल रहा है उसी भीड़ चाल में हम ही चले गए। तो भीड़ चाल होती है, उसमें अगर कुछ करने की ख्वाहिश है और तमन्ना है तो मैं समझता हूँ ऊपर वाला भी मदद करता है और फिर उसके रास्ते दिखाई देते हैं। फैज़ ने ये भी बता दिया कि बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन वो दुश्वारियाँ खुद ब खुद अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो तो उन दुश्वारियों से निकला जा सकता है और कुछ किया जा सकता है। अब आपको फेसबुक में ही रहकर इतना दिल लग रहा है और हर तरह से मुतमईन है, या कुछ और भी जहन है आपको? आई थिंक एक अगेन वही बैलेंस होता है आपके एक एम्बिशन में और एक आपके ऑब्सेसिवनेस में। तो अगर आपको एक एम्बिशियस हैं तो आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और स्किल्स भी सीख रहे हैं, और उसका साइड इफ़ेक्ट है कि आपका मटेरियल इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो अब जैसे मैं अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैं जहाँ पर भी हूँ। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ऊपर पहुँच जाएंगे आपके सामने ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ जानते हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन
आप अगर खुश नहीं हैं जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, वो कहते हैं कि द ओनली वे टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इज़ ऑन अ डेली बेसिस, कि आप रोज़ के तौर पे ये खुश रहेंगे तभी आप खुश एक्चुअल में होंगे। ये सोचेंगे कि अब मुझे वो अगली जॉब मिल जाए तब खुश होऊंगा, उसके बाद सोचेंगे अगला प्रमोशन हो जाए तब खुश होऊंगा, उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाए तब खुश होऊंगा, वो कभी नहीं आएगा। तो आई थिंक एक जो अगेन मैं बार बार तवाज़ुन का जिक्र कर रहा हूँ कि वो एक बैलेंस है कि आप कितने एम्बिशियस हैं और कितना आप ऑब्सेसिव हैं। आपको एम्बिशियस इज़ अ गुड थिंग, ऑब्सेसिवनेस आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग। तो बिल्कुल अगर लाइक मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, और लेकिन मैं अगेन इसको एक बैलेंस में कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ भी जीऊँ और मैं खुश भी रहूँ, चीज़ें भी करूँ जो मुझे एक्चुअल में खुशियाँ देती हैं, और उसके साथ साथ चीज़ें भी करूँ। बिकॉज फेसबुक में जॉब करना या कहीं पे भी जॉब करना, कोई बिजनेस करना, वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है आपको खुश रहना और जीना, राइट। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक मीन्स है अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो यू डोंट लिव टू वर्क, यू वर्क टू लिव। तो बहुत ये आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। बहुत प्यारे अंदाज से आपने ये बात इसको वजाहत कर दी, और यकीनन नाज़रीन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कितने खूबसूरत अंदाज से फैज़ ने इसकी वजाहत भी की है। और क्योंकि ये माशाल्लाह दोनों भाई, मैं बड़े भाई फैसल आब्दी, उनका भी माशाल्लाह मैदान यही कंप्यूटर, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया, लेकिन उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया कि चले फैज़ के आपसे बड़े हैं फैसल आब्दी, उन्होंने मुझे पता लगा कि क्या उन्होंने भी शुरू में जॉब की या फिर अपना ही सिलसिला? राइट। उन्होंने स्टार्टिंग में आई थिंक 3-4 साल जॉब करी। और उनको एक एम्बिशन थी कि वो अपनी कुछ खुद का काम करें, और उनका वो एम्बिशन उनको दिल्ली से बैंगलोर लेके गया, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पहली कंपनी अपने दोस्त के साथ खोली जो उनका क्लासमेट था, और उस टाइम पे वो जॉब भी कर रहे थे, अपनी कंपनी भी चला रहे थे। फिर उन्होंने एक रिस्क लिया जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो आप ज़्यादा रिस्क लेंगे ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, बट उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आई थिंक एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी कंपनी को ही काम करें, अपनी जॉब छोड़ दें। उनकी अच्छी जॉब थी, उन्होंने इस पर कोशिश करी, कंपनी पे करते रहे। अब 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंपनी माशाल्लाह हेड ऑफिस उनका शायद दुबई में है। जी, उनके जो मेन इंजीनियरिंग ऑफिस है वो उनका नोएडा में है, वो और उनके जो को फाउंडर हैं वो दुबई में रहते हैं। तो ये पूरा टीम वर्क बड़ी टीम बन गई होगी। अब जाहिर सी बात है कि उनकी वो ख्वाहिश और उनकी वो लगन वो आज दिखाई दे रही है। आपकी अगर उनसे मुलाकात हो तो वो भी आपको इस बात पे बहुत चीज़ें बता सकते हैं। यकीनन हम चाहेंगे कि बहुत जल्द हम नाज़रीन ये भी चाहेंगे कि फैसल आब्दी के साथ भी एक बार गुफ्तगू की जाए, और उन्होंने जो ये सफ़र तय किया और एक बहुत अच्छी कंपनी अपनी इस्टेब्लिश करना और फिर उसे चलाना और उसे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक मुकाम बना लेना, बड़ी मुश्किल, पापड़ तो बेलने पड़ते हैं लेकिन उसका अल्लाह रिटर्न देता है, ऐसा नहीं है। तो हमें ये बहुत प्यारी सी मिसालें दिखाई देती हैं, तो जी चाहता है कि इनके साथ बैठें और इनसे गुफ्तगू करते रहें। और जब गुफ्तगू होती है तो मैं पहले भी फैज़ के साथ बैठा और जब गुफ्तगू हुई तो मेरा जी चाहा था कि ये बातें सिर्फ हम तक नहीं रहनी चाहिए, ये बातें तो उन नौजवानों तक, बच्चों तक भी जानी चाहिए जिन्हें अभी ज़िंदगी में कुछ करना है। यही वजह थी कि मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की फैज़ से कि हम चाहते हैं कि कुछ गुफ्तगू आपके कैमरे के सामने होनी चाहिए, और इन्होंने तैयार हुए, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त, क्योंकि कीमती एक लम्हा इनका बहुत कीमती है, ख़ुसूसी तौर से हिंदुस्तान में जब आते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहूं, अपने वालिदैन के साथ रहूं, और कौन नहीं चाहेगा। यूँ तो इनके दोस्त भी बहुत से हैं, वो अपनी जगह दोस्त जितनी मुलाकात दोस्त से करनी चाहिए वो तो अपनी जगह ये देते ही हैं टाइम, लेकिन अपने वालिदैन का ख्याल, देखिए ये भी बुनियादी बात है। अगर हम अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन सबसे यानी वही होते हैं परवरिश करने वाले, वही राह दिखाने वाले, वही सिखाते हैं बोलना, वही चलना सिखाते हैं, वही राह दिखाते हैं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि इंसान ने अपनी कुछ मंजिल हासिल कर ली तो उसके बाद वालिदैन तरसें कि हम सूरत को देखने को तरस रहे हैं अपने बच्चों की, और बच्चे अपनी तरक्की की राहों में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं देख रहे। लेकिन नहीं, अब ये अलग बात है कि ये अमेरिका बैठ के ही हर वक्त वीडियो कॉल से अपने वालिद से ही बातें करते हैं, वालदा से ही बात करते हैं, और हर वक्त जुड़े रहते हैं। लेकिन एक खिंचाव है जो इन्हें इंडिया भी लेकर आता है और अपने वालिदैन को अमेरिका में भी बुला लेता है। तो कभी वो चले जाते हैं, वो वहाँ साथ में रहते हैं, कभी ये चले आते हैं, यहाँ पर साथ रहते हैं।
हम शुक्रगुजार हैं फैज़ आपके बिल्कुल। कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस शख्सियत प्रोग्राम में एक बहैसियत प्यारी सी शख्सियत आपने शिरकत की। और नाज़रीन, अब हम घड़ी की सुई हमसे कह रही है कि अब हमारा वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि इस एपिसोड में और मज़ीद आपके सामने रहें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर एक शख्सियत के साथ आपके दरमियान ये खाकसार सलीम अमरोवी हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़। अब इजाज़त दीजिए इस खाकसार सलीम अमरोवी को। आदाब।